जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज़ अहमद नए दौर पर एक नए व्लॉग के साथ। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, रन डाउन सुन लीजिए। इमरान खान से हुई 2.5 घंटे तफ्तीश, क्या मामला है इस पर बात करेंगे। आर्मी एक्ट का तफसीली फैसला जारी, इसने क्या कहा और नतायज क्या हैं, अहम सवालात क्या खड़े हुए हैं, इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ की सज़ा को बहाल रखा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। ये फैसला क्या था, इस पर बात करेंगे। और इसके एक और पहलू पर बात करेंगे जिस पर कई इंसानी हुकूक से मुतालिक सवालात खड़े हुए हैं, उन पर बात करेंगे। गौहर अली खान के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुछ अच्छी नहीं हुई, यह मामला आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही बताएंगे कि बल्ले का निशान तो वापस हो गया, ताहम अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। तफसीली बात करेंगे इस पर। NA 122 और 89 से इमरान खान के कागजात मुस्तरद हो गए, लेकिन PTI को क्या रिलीफ मिला, ये इस पर भी बात करेंगे। और फिर आपको PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी से जुड़ी अहम खबर से आगाह करेंगे। नाज़रीन अब आ जाते हैं इब्तदाई खबर की जानिब। इमरान खान के साथ आज अडयाला जेल में 2.5 घंटे तक तफ्तीश हुई। तफ्तीश रावलपिंडी पुलिस के अफसरान की टीम ने की। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने इस रावलपिंडी पुलिस को इमरान खान का 2 दिन का रिमांड देते हुए उन्हें ये हिदायत की थी कि 2 दिन के अंदर अंदर तफ्तीश मुकम्मल की जाए और तीसरे रोज़ अदालत के रूबरू रिपोर्ट भी पेश की जाए। मामला है 9 मई का। 12 मुकदमात हैं, जिसमें ख़ास तौर पर GHQ हमला है, उसमें आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर अटैक है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट पर अटैक है। ये बड़े बड़े वाक़यात हैं। कोर कमांडर हाउस लाहौर भी 9 मई को जला था। FC के किले पर भी जो है वो हमला हुआ था दीर में, और फिर झंडा लहरा दिया गया था PTI का। अब नाज़रीन ये आज तफ्तीश हुई है, तो अब कल तफ्तीश का दूसरा मरहला होगा और उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी तो फिर ही कोई बात सामने आएगी। लेकिन अब अगली खबर पर चलते हैं जो इसी से जुड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 125 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। मेन फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला देते हुए ये कहा, उसमें कर्नल FP अली का हवाला दिया गया है, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ आर्टिकल्स के हवाले से ये कहा गया कि इंसानी हुकूक का मामला है, और फिर जो है ये जो मामलात हैं इनको फौरी तौर पर जो है वो सिविलियन अदालतों में मुंतकिल किया जाए, और सिविलियन अदालतों में ही इनके मुकदमा चलने चाहिए। इस पर बड़ी बहस की गई है। जस्टिस आयशा मलिक ने 40 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा है। उस पर हमारे एक दोस्त जो जस्टिस आयशा मलिक को बहुत पुराना जानते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में तबसरा भी करते रहे, रिपोर्टिंग भी करते रहे, उनका बड़ा अच्छा तबसरा सामने आया। उनका ये कहना था कि जस्टिस आयशा मलिक ने 40 सफ़ात लिखे कैसे। बरगदन रावी ये सवाल उन्होंने पूछा, हमने कहा आपको बता दें, हो सकता है कोई हमें इसका जवाब दे दे, क्योंकि मैं जस्टिस आयशा मलिक को जानता नहीं, मैंने सिर्फ उनका नाम सुन रखा था। बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट में वो जब से आई हैं तो वो कम बोलती हैं, और पहली मरतबा उनका कोई इतना तफसीली फ़ैसला सामने आया है, इजाफी नोट। बहरहाल अब इसमें एक और पहलू है नाज़रीन। जस्टिस आयशा मलिक ने तो ये कहा है अदारे अपना काम ठीक करें, और फिर इंसानी हुकूक का तस्करा और मुतल्लिका आर्टिकल्स का हवाला, बहुत सारा कुछ कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट है वो तो सिविलियन कोर्ट ही होती है, उसका मुकदमा सिविलियन कोर्ट ही में चलेगा, और इसलिए मुकदमात वहाँ भेजे जाएँ और फिर मुलज़िमों को सज़ा दी जाए। जस्टिस याया अफरीदी ने 20 सफ़ात का एक नोट लिखा है, बड़ा दिलचस्प नोट लिखा है उन्होंने। खैर उन्होंने FP अली केस से इख्तलाफ करते हुए ये कहा है कि जब FP अली केस का हवाला को सज़ा हुई, वो उस वक्त पाकिस्तान में आइन नहीं था, उस वक्त प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मौजूद था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 22वीं तरमीम थी फिर वो कलअदम हो जाती है, क्योंकि ये सज़ाएँ जो हैं दी गई हैं उसमें। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला आया था। ये उन्होंने नहीं लिखा, मेरा तबसरा है, लेकिन अपने तबसरे में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है। 20 सफ़ात को कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है, उनका ये कहना है कि हुकूमत ये बात साबित करने में नाकाम रही है कि जो एहतजाजी थे 9 मई को वो कोई नुकसान पहुँचाने गए थे। नाज़रीन अब मैं गुज़िश्ता कई रोज़ से ख़ुद भी रिपोर्ट कर रहा हूँ, नई से नई वीडियो सामने आ रही हैं। कोर कमांडर हाउस की वीडियोज़ आपने देखी, किस तरह तोड़ फोड़ की गई, जलाया गया। फिर GHQ पर तो आपने देखा, लाइव देखा। लेकिन जो अब नई वीडियो सामने आई है उसमें आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की वीडियो के साथ साथ आज CST कैंटोनमेंट लाहौर यानी कैंटोनमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट लाहौर पर हमले की वीडियो सामने आई है। पुलिस वैन को जलाने की वीडियो सामने आई है। गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो सामने आई थी, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अटैक की, किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़ की गई और मरीज़ों को क्या सूरत का सामना था, वो उस वीडियो में देखा जा सकता है। तो जस्टिस याया अफरीदी साहब से सवाल ये है, बहुत अच्छे जज हैं, मैं उनकी दिल से बड़ी इज़्ज़त करता हूँ,
लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये दूर से इन इमारत को नहराने गए थे? अगर ये एहतजाज नहीं करने गए तो किस किस्म का एहतजाज था, करने का प्लान था, वो तो वीडियोज़ को देख कर खुद ब खुद सामने आ जाता है। अब कानूनी नुक्ता नज़र से क्या साबित होना है, क्या नहीं होना, ये एक अलग मामला है। लेकिन इरादे जो हैं वो तो पहुँचते ही तमाम लोगों ने अपने ज़ाहिर कर दिए। जो लोग भी जहाँ जहाँ असाइन थे, वो वहाँ गए एहतजाज करने, और उसके बाद जो कुछ भी है वो उसके नताइज आपके सामने हैं। क्या कोर कमांडर की वर्दी को, उनकी पतलून को डंडे पर लटकाना, उमैर नियाज़ी की जानिब से ये काम करना, ये इस बात का इशारा नहीं है कि क्या इरादे थे, तो उमैर नियाज़ी का रिश्ता क्या है। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट मामला है। अब इसके ऊपर हुकूमत ये चाहती है कि कुछ और करे, इस पर अपील करे लार्जर बेंच में। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस बेंच को हेड किया था, और हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों में जब बंदयाल साहब थे तो जजिस को ब्रादर जजिस या हम ख्याल जजिस के नाम से भी पुकारा जाता था। नाज़रीन, अब अगली खबर की जानिब आते हैं। जनरल मुशर्रफ की सज़ा की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो सुनाई की सज़ा है वो बहाल कर दी है। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने सुनाई थी। जस्टिस फ़खार सेठ उसके सरबराह थे, और कई साल गुजर गए। जनरल मुशर्रफ का गुज़िश्ता साल इंतकाल हो गया, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जमहूरियत की किताबों में, आइन की किताबों में, तारीख़ की किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि लॉर्ड क्रामवेल को किस तरह निकाल कर जेल से बरतानिया में उनके ख़िलाफ़ ट्रायल किया गया और उन्हें सज़ा दी गई थी। तो ये फ़ैसला, अब जनरल मुशर्रफ को सज़ा तो नहीं दी जा सकती, सज़ा तो सुनाई जा चुकी है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। लेकिन ये मुस्तकबिल में इस किस्म के इक़दामात, आइन को तोड़ने का के इक़दामात को रोका जा सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस फैसले के नतीजे में एक और सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि जो ओरिजिनल सज़ा थी उसमें एक मामला ऐसा था जिसके ऊपर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने उस वक्त भी तनकीद की थी। वो मामला था पब्लिक हैंगिंग का। पाकिस्तान का लॉ पब्लिक हैंगिंग की इजाज़त नहीं देता कि उनकी लाश को लटका दिया जाए। पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी कानून, बल्कि दुनिया का में कहीं का भी आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देते। तो इस मामले का क्या बनेगा, तफसीली फ़ैसला जब तफसील से पढ़ा जाएगा तो उसमें ही सामने आएगी बात। लेकिन बहरहाल ये बड़ा नेगेटिव एक नुक्ता है। हम सब जानते हैं यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि सज़ाए मौत ख़त्म की जाए, और उनका जो GSP+ का स्टेटस है वो उसके साथ मशरूत भी है। बहरहाल अब आगे चलते हैं नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर पर आते हैं। आज बैरिस्टर गौहर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, हामिद खान साहब को बुलाया हुआ था, बल्ले के निशान की समात का मामला था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी हम निशान वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा भाई आप कौन? तो उन्होंने कहा जी मैं बैरिस्टर गौहर हूँ। उन्होंने कहा आपका ताल्लुक़ क्या है? उन्होंने कहा कि जी मैं PTI का चेयरमैन हूँ और बल्ले का निशान वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान से फिर पूछा चीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि जी ये मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन ये चेयरमैन है पार्टी के और ये निशान वापस लेना चाहते हैं, ये अपील वापस लेना चाहते हैं। वहाँ से अपील वापस ले ली गई सुबह। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अब एक सवाल ये है कि PTI ने ये अपील वापस क्यों ली? क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें पता था कि पेशावर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला दे रहा है? अगर उन्हें पहले पता था तो फिर ये कैसा इंसाफ है? लेकिन मामला ये है नाज़रीन कि पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला तो सुना दिया, बल्ले का निशान भी वापस दे दिया, लेकिन कहा जाता है ना वो अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। तो अभी ये इश्क के इम्तहान और भी हैं। मेरी इत्तला ये है कि बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, लेकिन अकबर एस बाबर कल सुप्रीम कोर्ट अपील करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए कल ही अपील करना पड़ेगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है, अभी तो अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन वो ऐलान कर चुके हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का अपना एक आइनी कानूनी माहिरीन का इजलास हो रहा है, उसमें मुख्तलिफ आरा दी जाएंगी। और मेरी इत्तला ये है कि इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि इसके खिलाफ अपील की जाए, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के रोल पर एक बड़ा अहम सवाल उठ गया है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर एक अहम सवाल उठ गया है। एक और अहम सवाल ये कि क्या पेशावर हाई कोर्ट को इसका इख्तियार था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपीलेट कोर्ट मुकर्रर कर चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले में। बहरहाल ये अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है नाज़रीन। और ये इम्पॉर्टेंट मामला है। अब इससे आगे जाना होगा। अगली खबर भी इमरान खान से ही मुताल्लिक़ है। खबर यह है कि इमरान खान के कागजात मुस्तरद हो गए हैं। NA-89 मियाँ वाली से भी मुस्तरद हो गए। NA-89 में इल्ज़ाम था वही सज़ा का, तोशा खानम उनको सज़ा हुई है, तो इसलिए जो है वो और सज़ा मुअत्तल नहीं हुई, उस बुनियाद पर मुअत्तल हुए हैं। जबकि लाहौर में एक एतराज़ तो ये भी था, लेकिन जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उन्होंने एक दूसरा एतराज़ भी याद किया था कि तजवीज़ और तायद कुनिंदा जो है इस हल्के के नहीं है।
उन्होंने बताने की कोशिश की लाहौर में कि तायद कुनिंदा इस हल्के के हैं, लेकिन तजवीज़ कुनिंदा नहीं है। बहरहाल दोनों में से अगर कोई एक ना हो तो कानूनी तौर पर पेपर जो है वो मुस्तरद होना होते हैं, वो मुस्तरद हो गए दोनों जगहों से। यास्मीन राशिद के पेपर जो है वो मंजूर हो गए हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नुकता है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर को भी डेरा इस्माइल खान से इजाज़त दे दी गई है इलेक्शन लड़ने की, और अदालतें ये कह रही थी कि जो मफरूर है हम उसको नहीं देंगे, लेकिन वो जो मफरूर है उसको इजाज़त मिल गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो उनकी एक वीडियो आई थी, वो हमलावरों को रोक रही थी उस वीडियो में। फिर सदर मुमलिकत के साथ उनकी गुफ्तगू भी आई थी। बहरहाल उनको भी इजाज़त नहीं मिल रही थी, अब उनको अपील में इजाज़त मिल गई है, अब वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। देखते हैं कि उनके मुखालिफ उम्मीदवार उनको अब क्या सुप्रीम कोर्ट में या जो लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनने के लिए जो बनाया है एक बेंच, उसमें अपील करते हैं या नहीं। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की जानिब। ये यूँ समझिए कि पॉलिटिकल स्टोरी है। नवाज शरीफ साहब की रुहेल असरत से भी मुलाकात जारी है और उनसे अयाज सादिक से भी। अभी तक नून लीग लाहौर में ये फ़ैसला नहीं कर सकी कि NA 117 का इलेक्शन माफ़ कीजिएगा NA 121 का इलेक्शन कौन लड़ेगा। रुहेल असकर लड़ना चाहते हैं और वो वादे कर चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि दूसरी जानिब ये खुर्शीद शाह की जो मुलाकात हुई थी अयाज सादिक के साथ, उसके बाद कई अफवाहें भी फैल रही हैं, लेकिन उन अफवाहों में मेरे नज़दीक कोई सदाकत नहीं है। ताहम ये इम्पॉर्टेंट मामला है क्योंकि नून लीग मुल्तान में भी फ़ैसला नहीं कर सकी। मुल्तान में सूरत हाल ये है कि NA 150 पर राना महमूद हसन जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि टिकट उनको मिले। राना साउल्ला ने उनको पीपल्स पार्टी के साथ वो राब्ते में हैं। राना साउल्ला ने उनको एक महफिल में ये कहा जाता है कि ये कहा इजलास के दौरान कि आप तो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब आप टिकट नहीं देंगे तो कहीं तो हम जाएंगे। तो अगर वो नून लीग ने उनको टिकट नहीं दी तो राना साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। NA 148 में भी सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। सिकंदर गुलशन के बारे में इतला थी कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उन्होंने नून लीग का टिकट वापस कर दिया, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी ने इसकी तस्दीक नहीं की। एक और इतला ये है कि वो अहमद हसन ढेड़ के साथ उनका इत्तेहाद हो गया और उनके छोटे भाई अहमद हसन ढेड़ के नीचे MPA का इलेक्शन लड़ेंगे। वल्लाह आलम बिलसवाब। इसी तरह फ़खर इमाम का मामला है झंग से, उनके बारे में भी इतला थी कि वो उनकी अहलिया बेटी बेटा सब पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। जंग में तो बुखारी फैमिली पीपल्स पार्टी में आ गई है, लेकिन फ़खर इमाम मेरी इतला के मुताबिक इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि नून लीग और जो उनकी पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके इत्तेहाद का कोई फ़ैसला हो जाए, क्योंकि नून लीग का वोट है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वोट नहीं है, फ़खर इमाम का ज़ाती वोट है। अगर उनको साथ नून लीग या पीपल्स पार्टी का वोट मिलता है तो फिर वो जीतने की पोजीशन में होंगे, और नून लीग के फ़ैसले के बाद ही वो इस बारे में कोई फ़ैसला करेंगे। बाकी पीपल्स पार्टी के हवाले से ये इतला है कि उनको भी एहतजाज का सामना है। जहाँ महताब डहर जो है वो घोटकी में अभी भी एहतजाज पर हैं। आखिरी इतलात के मुताबिक वो अभी उनको ऑफ़र्स की जा रही हैं सेनेट की, उस पर बातचीत जारी है। अभी वो माने नहीं हैं, लेकिन इतलात ये है कि मान जाएंगे। और पीपल्स पार्टी ने कराची के 2 हल्कों में जो एहतजाजी थे, लियारी में भी और किसी और एक और हल्के में भी, वहाँ लोगों को एहतजाज करने वालों को मना लिया है। ये उनके लिए अच्छी खबर है। दूसरी खबर ये है नाज़रीन के बिलावल भुट्टो जरदारी कल फैसलाबाद में तालियावाला में जाएंगे, जलसा करेंगे और फिर उसके बाद लाहौर आ जाएंगे, और फिर लाहौर में आने के बाद फिर उनका अगला प्रोग्राम होगा। कुछ शमूलियतें भी होनी हैं लाहौर में। अब देखते हैं कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन नहीं। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा।